हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, आज इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 7वां है। यहाँ पर हम जन आंदोलनों का उदय इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे भारतीय राजनीति में जो है जन आंदोलनों का उदय हुआ है और इनके क्या क्या परिणाम निकल कर आए हैं और किस तरह से इन्होंने जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हो रही है। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं और इस पेड़ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ को दो महिलाएं जो है पकड़े हुए हैं, यानी दो महिलाएं जो है पेड़ को एकदम अपने बाहों में घेरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एकदम चिपकी हुई है महिलाएं इससे। तो आपको इस बात का तो अंदाजा लग गया होगा कि भाई महिलाएं इस तरह से पेड़ों से चिपकी हुई हैं तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है और ये वास्तव में वही चिपको आंदोलन है। तो सबसे पहला जो 70 के दशक में कहा जाए आंदोलन चिपको आंदोलन ही था, यानी सबसे पहला जो जन आंदोलन अगर देखा जाए तो चिपको आंदोलन उस समय का सबसे पहला जन आंदोलन है। तो जन आंदोलनों का उदय कैसे हुआ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, पहले से पहले थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। देखिए, इतिहास में जाने पर हम ये पाते हैं कि भाई आपने छह जो लोकसभा इलेक्शन जो है, 6 लोकसभा के जो इलेक्शन हो चुके हैं वो आपने देख लिए हैं। 1980 तक किस तरह से 6 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, विधानसभाओं में इलेक्शन हुए हैं, कैसे पार्टीगत राजनीति, स्थानीय राजनीति का बोलबाला कैसे बढ़ा है, ये सब चीजें आपने देखी हैं। फिर ये जन आंदोलन आने का क्या रीजन है, जन आंदोलन आने की क्या मतलब रीजन हुआ। देखिए, यहाँ पर पहले क्या था, पहले आपको ये तो पता है कि कांग्रेस का वर्चस्व रहा है स्टार्ट में। उसके बाद जब लोगों ने देखा है कि भाई कांग्रेस जो है एक ही पार्टी है, तो यहाँ पर फिर स्थानीय स्तर के दलों का उदय भी हुआ है, ये बात भी आपने देखी है। अब चूंकि स्थानीय स्तर के जो दल थे, स्थानीय दल जो थे और स्थानीय दलों ने मिलकर जो गठबंधन वाली राजनीति स्टार्ट की थी, तो गठबंधन वाली राजनीति में भी सभी की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर जो गठबंधन वाली राजनीति वाले जो भी चेहरे थे वो वहां पर केवल और केवल अपना अपना देख रहे थे। और खास करके आपने ये 1977 के इलेक्शन में ये बात तो आपने देख ली है, यानी किस तरह से ये जो दल वाले हैं, चाहे वो जनता पार्टी दल के हों या अन्य दल वाले लोग हों, यानी इन सब में खुद में खींचतान मची हुई है। इन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल इन्हें अपनी जो है सीट पाना है, यानी अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, केवल हमारी कुर्सी, हमारा पद बना रहे। तो जनता का मोह कहीं ना कहीं इस तरह से राजनीति से भंग हो गया था और जनता ने फिर क्या किया है कि अपने अपने समूहों को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया है। अब जनता का भरोसा इन राजनीतिज्ञों पर नहीं रह गया है, इन राजनेताओं पर नहीं रह गया है। अब जनता ये करने लगी है कि वो अपने अपने समूहों पर ध्यान देने लगी है, चाहे वो दलित समूह हो, आदिवासी समूह हो, किसानों के समूह हो, यानी कि सब लोग जो है अपने अपने समूहों पर ध्यान देने लगे हैं, पॉलिटिक्स पर नहीं दे रहे हैं, अभी अपने समूहों को स्ट्रॉन्ग करने लगे हैं। तो समूहगत राजनीति या जन आंदोलनों का उदय हम यहाँ पर अब देखेंगे। अब देखिए, यहाँ 1973 की ये घटना है और ये घटना मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव में घटी है। यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर एक गांव के जो स्त्री पुरुष हैं ये एकजुट होकर जो जंगलों की व्यावसायिक कटाई है इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या था, जो है जंगलों की कटाई की अनुमति दे दी थी और यहाँ पर लोगों ने इस विरोध को जताने का एक नया तरीका यहाँ पर निकाला है। नया तरीका निकालने का तरीका ये क्या था कि लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया है और भारत के इस पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणत हुआ ये आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ है। यानी आपने इसके बारे में ख्याति भी पढ़ी है कि विश्व प्रसिद्ध आंदोलन हुआ है, तो ये बात आप जानते हैं, इतिहास में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में तो इसका नाम आता ही आता है। तो ये वहाँ यहाँ पर देखते हैं। तो आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ है, आंदोलन स्टार्ट ऐसे हुआ है कि यहाँ पर अंगू के पेड़ हैं, यानी कि उत्तराखंड में इस क्षेत्र में अंगू के पेड़ थे और अंगू के पेड़ों से जो है खेती बाड़ी के भी औजार अच्छे खासे बनाए जाते हैं। तो किसान यानी गांव वालों ने वहां पर ये कहा था वन विभाग से कि आप हमें थोड़ा सा अनुमति दे दें तो हम अंगू के पेड़ काटकर अपने औजार वगैरह बना दें जिससे हम खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन वन विभाग ने इन्हें अनुमति बिल्कुल नहीं दी है, इनकार कर दिया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या किया है, वन विभाग ने जो है एक खेल निर्माण करने वाली यानी खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी है, तो उस कंपनी को ये व्यावसायिक अधिकार दे दिया है कि वो अंगू के पेड़ से लकड़ी काट सकते हैं, यानी कि उन्हें व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए अंगू के पेड़ वाला जो क्षेत्र है वो आवंटित कर दिया है। तो ऐसे में ग्रामीण जनता में एकदम रोष पैदा हुआ है। ग्रामीण जनता के मन में यही बात आई है कि भाई हमारा क्षेत्र है, हमारे संसाधन है और हमारा ही हक नहीं, यहाँ पर किसी बाहर वाले को आपने हमारा हक प्रदान कर दिया। तो यहाँ पर एकदम ये विरोध करने लगे लोग, यानी एकदम आक्रोश फैल गया, एकदम रोष पैदा हो गया है। और ये जो विरोध है एक क्षेत्र से स्टार्ट होकर पूरे उत्तराखंड के अन्य इलाकों में भी फैल गया है। और यहाँ पर
सभी गांव वासियों की एक ही डिमांड थी कि कटाई का ठेका जो है वो कोई भारी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, यानी कि लोगों का अधिकार है, स्थानीय लोगों का यहाँ पर जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है। अब चूंकि भारी लोग क्या करते हैं, भारी लोगों को तो केवल संसाधनों से मतलब है, भारी लोगों को तो केवल अपनी जेब भरने से मतलब है, जबकि स्थानीय लोग क्या करेंगे, स्थानीय लोग ये भी करेंगे, मान लीजिए पेड़ काटेंगे तो पेड़ लगाएंगे भी, यानी उनकी देखभाल भी करेंगे, जबकि भारी लोग तो इस बारे में नहीं सोचेंगे, भारी लोग तो केवल अपनी जेब भरेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा आंदोलन में ही एक और मुद्दा उठा, भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया, न्यूनतम मजदूरी का भी यहाँ पर गारंटी की मांग की गई। तो इस तरह से ये आंदोलन काफी फेमस हुआ है। और खास करके ये आंदोलन में महिलाएं क्यों आई हैं, महिलाओं की भूमिका क्यों सक्रिय रही है? महिलाओं की भूमिका इस वजह से सक्रिय रही है क्योंकि जो ठेकेदार होते थे, यानी कि वनों की कटाई करने वाले ठेकेदार होते थे, तो वो ठेकेदार केवल वनों की कटाई की नहीं करते थे, वो उसके साथ साथ एक और काम भी करते थे। यानी वो लोग क्या करते थे, शराब की सप्लाई करते थे, अवैध तरीके से शराब का व्यवसाय भी करते थे। यानी जो श्रमिक वगैरह हैं उनको शराब देते थे, काम के बदले में शराब प्रोवाइड करवाते थे। तो आप समझ रहे होंगे, काम के बदले में शराब, यानी एक व्यक्ति शराब तो पी ले रहा है लेकिन उसका घर थोड़ी ना चल रहा है, शराब से उसका घर बिगड़ ही रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये आदत जो थी, शराबखोरी की लत थी, तो इसके खिलाफ थी महिलाओं के अंदर इस बात के लेकर काफी दिनों से जो था एक उबाल था कि कहीं ना कहीं हमें ये शराबखोरी वाली जो बीमारी है इसको एंड करना है। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं ये मुद्दा मिल गया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं ये अवसर मिल गया है। तो इस अवसर को महिलाओं ने बुनाया है और यहाँ पर महिलाओं ने एक बड़े भारी संख्या में इस आंदोलन में जो है कह सकते हैं अपनी जो है शिरकत की है। तो उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आंदोलन को सफलता भी मिली है। इसके बाद सरकार ने क्या किया, 15 सालों के लिए हिमालयी जो क्षेत्र में पेड़ हैं इनकी कटाई पर रोक लगा दी है। तो इस ड्यूरेशन में क्या है, यहाँ पर जो वनाच्छादन है वो फिर से ठीक अवस्था में आ गया है। इसके बाद हम देखेंगे 70 के दशक में ये आंदोलन हुआ है। तो उसके बाद ये आंदोलन जो है भारत के तमाम जन आंदोलनों का एक प्रतीक बन गया है, प्रेरणा स्रोत बन गया है। यानी कि यहाँ पर एक निकल कर ये बात आई है कि हम जो है अपने किसी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर होने से बेटर ये है कि हम अपने अपने समूहों को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, यानी समूहों को स्ट्रांग कर भी अपनी बात मनवा सकते हैं। यहाँ पर ये आंदोलन से ये सबक मिला है। तो इस आंदोलन की देखा दुनी भारत में और भी जन आंदोलन हुए हैं। तो फिलहाल आपने यहाँ पे चिपको आंदोलन के बारे में इसकी पृष्ठभूमि, इसकी कहानी जान ली है। अब देखिए डिटेल में क्वेश्चन वगैरह जो है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ। डिटेल में क्वेश्चन वगैरह जो आप सोच रहे होंगे कि नाम मैंने क्यों नहीं लिए, कौन कौन से नाम थे, उनको यहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहानी नुमा है। कहानी नुमा पढ़िए केवल आप इन सब के जो आंसर वगैरह क्या क्या हैं, कौन कौन से व्यक्ति थे इसमें शामिल, तो वो आप एनवायरमेंट इकोलॉजी में पहले ही कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये तो आपका देख लिया आपने, स्थानीय समूह आधारित आंदोलन है एक। अब दल आधारित आंदोलनों का उदय कैसे हुआ है वो भी हम देखेंगे कि दल आधारित आंदोलन कैसे बने हैं। अब देखिए जन आंदोलन जो है कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं, और कभी कभी स्थितियां ऐसी भी बनी हैं कि राजनीतिक आंदोलन जो है वो सामाजिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे आपका स्वाधीनता संग्राम वाला आंदोलन था, ये अगर देखा जाए तो आपका राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी कुछ सामाजिक मुद्दे भी उठने लगे, जैसे कि जात प्रथा विरोधी, यानी जात प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर संगठनों के हितों की बात, यानी इस तरह के मुद्दे भी उठे। यानी सामाजिक आंदोलनों का भी जन्म हुआ, यानी कि राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों का भी उदय हुआ है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ एक साहचर्य बना हुआ है, यानी कभी एक मुद्दा जब उठता है तो उसके साथ साथ कुछ और मुद्दे भी उठ जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ सामाजिक आंदोलनों का उदय भी हुआ है। अब देखिए दल आधारित आंदोलन कैसे उदय हुए हैं। आपको ये तो पता होगा कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण जब आया है, यानी कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण की जब नींव पड़ी है, तो हमारे यहाँ जो कुछ चुनिंदा शहर थे, मुंबई, कोलकाता और उत्तर भारत का कानपुर, ये प्रमुख शहर थे उस समय के। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित की गई हैं, और फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मजदूर वगैरह पहुँचे हैं, यानी काम करने के लिए मजदूर वगैरह पहुँचे हैं। तो ऐसे करके आपने शुरुआत में ये तो पढ़ा ही होगा कि शुरुआत में हमारे यहाँ लेबर लॉ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं थे, यानी ब्रिटिश भारत में लेबर लॉ से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों का खस्ता हाल था, यानी कि मजदूरों को 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता था, महीने में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती थी, ना ही वहाँ पर जो है तनख्वाह जो है प्रॉपर होती थी, और इसके अलावा उन्हें जो है रहने खाने ये सब समस्याएं होती थी। ये बात आप पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं आप। तो ऐसे में तमाम मजदूर संगठन जो थे वो लामबंद हो गए। तमाम मजदूर संगठन जो थे, यानी सभी बड़ी पार्टियों ने इन तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए हैं।
और शुरुआत में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है इनकी। सबसे पहले यहाँ से हुआ है आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जो किसान कम्युनिस्ट पार्टी है, तो इसमें किसान कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में नामबंद हुए हैं। वहीं आपने नक्सलवाद के रूप में माओवादी आंदोलन, जो कि मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन था, तो ऐसे में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार के किसान जो है या खेतिहर मजदूर इस आंदोलन के नेतृत्व में नक्सलवाद वाली अवधारणा से यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं इसमें। ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि ये सब आंदोलन क्यों उठ खड़े हुए, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन क्यों उठ खड़े हुए? ऑब्वियस सी बात है, ये इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि आर्थिक अन्याय और असमानता के मसले पर ये आंदोलन जो है खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था। तो उसी के देखते हुए इन आंदोलन की परिणत बनी, इन आंदोलनों का जो उदय हुआ है। और आप देखेंगे इन्होंने किस तरह से राजनीति में कहीं ना कहीं जो भारतीय राजनीति है इसको प्रभावित किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये आंदोलन जो कहीं ना कहीं है, ये आंदोलन जब उठ खड़े हुए हैं या ये मांगों वाले आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे किसानों के हितों से संबंधित हों, मजदूरों के हितों से संबंधित हों, तो कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीतिक दलों को भी सक्रिय रूप से इन्होंने प्रभावित किया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में कोई संगठन या समूह उठ खड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक पार्टियों को उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर वही सब देखेंगे कि ऐसे जुड़ाव से क्या हुआ है, दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई है। यानी कि ऐसे जुड़ाव जब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना पड़ा है विभिन्न पार्टियों को, तो विभिन्न समाजों का यहाँ पर कह सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर नुमाइंदगी हो पाई है। यानी अच्छा खासा उन्हें जो है कह सकते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए था वो मिल पाया है। अब आगे देखते हैं, अब राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन, कि यहाँ पर हमें ये पढ़ने को मिल रहा है कि भाई राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन क्यों बने हैं। तो आपने ये 2 बात पढ़ाई है कि हमारे यहाँ 5वीं लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद 6वीं लोकसभा इलेक्शन जो हुआ, फिर 7वां लोकसभा इलेक्शन 1980 में हुआ। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि 5 लोकसभा इलेक्शन तक तो कांग्रेस का ही वर्चस्व था सेंट्रल गवर्नमेंट में। 5वीं के बाद जो है अस्थिर सरकार आई है, जनता पार्टी की सरकार आई है, 18 महीने के बाद सरकार गिर गई है। तो लोगों का कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से मोह भंग था, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई राजनीतिक दल केवल अपना भला सोचते हैं, और वो स्थिति आज भी है। अगर आज भी आप उठा के देखेंगे बात, तो राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा और अपने बारे में सोचते हैं। आप देखते होंगे कि कोई कितना भी विधायक कट्टर हो, ये भी हो, अगर उसका कहीं स्वार्थ आ रहा होगा तो गठबंधन कर लेगा। ये हकीकत है। कितना भी विधायक हो, कितना भी कट्टर हो, विधायक, सांसद या कोई भी नेता हो, बड़ा कट्टर बनता हो कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन कहीं स्वार्थ की बात आएगी ना तो जनता को साइड में कर देगा, सबसे पहले आगे आ जाएगा। तो ये हकीकत है। तो जनता का इनके आचार व्यवहार से जो मोहभंग हो चुका था। और यहाँ पर जनता पार्टी ने भी कोई खास जो है गैर कांग्रेसवाद के रूप में कोई खास प्रयोग नहीं कर पाई है। तो इस कारण जो है सरकार की आर्थिक नीतियों से भी इनका जो मोहभंग हो चुका था, क्योंकि सरकार भी जो अस्थिरता थी देश में, जो सरकार ने नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। नियोजित विकास के मॉडल में जो आर्थिक समृद्धि और आयता का जो है यहाँ पर आय समृद्धि के अवसरों की बात कही गई थी, गरीबी मिटाने की बात की गई, वो ज़्यादा कारगर हो नहीं पाए थे। तो सरकार की आर्थिक नीतियों से भी यहाँ पर मोहभंग हो गया था। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो नियोजित विकास वाला मॉडल था वो भी ज़्यादा कारगर नहीं रहा है। और यहाँ पर ये नियोजित विकास के मॉडल के अपनाने के 2 रीज़न रहे हैं। पहले रीजन तो ये है आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 20 सालों के बावजूद भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, व्यवसाय वगैरह में वृद्धि हुई है, PSU वगैरह जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन कंपनी में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गरीबी असमानता बढ़ती चली गई है। यानी गरीब और गरीब होता चला गया है, अमीर और गरीब होता गया, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब के बावजूद भी हमारे समाज में जो व्याप्ति, जाति और लैंगिक पूर्वाग्रह ये खत्म नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे करके यहाँ पर 80 के दशक तक आते आते, चूंकि यहाँ पर लोग अब पढ़ लिख गए हैं, आपको ये तो पता होगा कि 1950 के बाद हमारे देश में जो शिक्षा पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है। तो ऐसे में तमाम लोग जो थे, जो जिन्हें कभी स्कूल देखना नसीब नहीं हो पाया था, वो भी अब शिक्षित हो पाए हैं। तो शिक्षित होने के बाद वो अपने अधिकारों की बात करने लगे हैं। तो यहाँ पर ऐसे में जातिगत और लैंगिक भेदभाव वाली भी सामाजिक असमानताएं, इन पर भी फोकस दिया गया है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा जटिल और धारदार इन्होंने बना दिया है। इसके अलावा शहरी औद्योगिकृत क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच में खाई क्रिएट हो रही थी। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ग्रामीण जो कृषि क्षेत्र है उसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे। तो शहरों की स्थिति भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डामाडोल बनी हुई थी। आप देख रहे हैं जैसे शहरों के आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर कोई अनियंत्रित विकास की योजना है, कोई नियंत्रित विकास की योजना नहीं है वहाँ पर। तो अनियंत्रित तरीके से शहर बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ये सब समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, पेयजल संकट वगैरह ये सब बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसे में तमाम जो है दबाव समूह जो है उठ खड़े हुए हैं। अब देखिए ध्यान देना आप
दबाव समूह के बारे में मैंने एम लक्ष्मीकांत वाली किताब में आपका जो चैप्टर है वो पढ़ा चुका हूँ। वैसे तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप एम लक्ष्मीकांत वाला जो पॉलिटिकल वीडियो है मेरा, वहां पर आप देख लेना कि दबाव समूहों का जो उदय हुआ है और दबाव समूहों ने कैसे भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है, तो वो वहां आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर उसकी थ्योरी है, थ्योरी तो वो थ्योरी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बल्कि दबाव समूह कितने देश में है, कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया हुआ है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर अगर चाह रहे हो कि ये सर इससे रिलेटेड कौन सा चैप्टर हमें देखना पड़ेगा या इससे रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, तो दबाव समूह वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, इसके बाद ठीक बाद आप वो चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, आपके माइंड में चीज़ें जो है और स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि भाषा वाली बैकग्राउंड तो आप यहाँ से कवर कर ले रहे हैं, अब जो चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें हैं वो आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे कई समूहों का जो है उदय हुआ है, तो कई समूहों का विश्वास यही है, तो कई समूह का जो विश्वास था वो राजनीतिक संस्थाओं से उठ गया था। समूह जो है वो दलगत राजनीति से अलग हुए हैं, अब अपने अपने समूहों यानी अपने अपने जो लोगों की बात लामबंद करने लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर छात्र जो है समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए हैं, दलित आदिवासी जैसे हाशिए पर समूह ये सब लामबंद होने लगे हैं, यानी छात्र नेता वगैरह या छात्रों की बात करने वाले लोग आगे निकल कर आए हैं, दलित आदिवासी वर्गों की बात करने वाले लोग अपने अपने समूह की बात के लिए आगे निकल कर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्य वर्ग के युवा वगैरह कार्यकर्ता वगैरह हैं, ये रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने जो है स्वयंसेवी संगठन चलाए हैं, यानी ये तमाम स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन इन्हें कहा गया है, इनके द्वारा मध्य वर्ग के युवाओं द्वारा चलाए गए संगठनों को, तो ऐसे करके तमाम संगठन बने हैं। लेकिन इन सभी संगठनों के बनने का उद्देश्य क्या था? पहली बात तो इन्होंने सबसे अपना इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये रखा है कि इन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर रखा है। यानी कि पहली बात आप समझिए कि इन संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा है। दलगत राजनीति से दूर रखने का रीजन क्या था? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है तो उस राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है? राजनीतिक पार्टी का केवल एक उद्देश्य होता है कि हमें चुनाव जीतना है। राजनीतिक पार्टी का सिर्फ ये उद्देश्य है राजनीतिक पार्टी का कि हमें चुनाव जीतना है। वो इस बात पर फोकस ज़्यादा करती है, वो किसी और बात पर फोकस नहीं करती है। जबकि ये दलगत समूह जब बनते हैं तो दलगत समूह क्या करते हैं? अपना जो दल है, चाहे वो आदिवासी वाला समूह हो, जो है दलित वाला समूह हो, तो वो अपने दल पर ज़्यादा जो अपने अपने समूह पर ज़्यादा फोकस करेगा। वो इस बात पर फोकस नहीं करेगा हमारी सरकार बने या ना बने, नहीं, वो हमेशा ये फोकस करेगा कि भाई दलितों पर अत्याचार ना हो, दलितों को भी सम्मान मिले। वो इस बात के लिए कार्यरत रहेगा, चाहे वो किसी की सरकार हो, किसी की पार्टी हो, लेकिन हाँ, हमारे दलित जो भाइयों के साथ सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें जो है उन्हें प्रॉपर रूप से उन पर अत्याचार ना हो, उन्हें जो है प्रॉपर रूप से जो है रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएं। आदिवासी समूहों के साथ भी यही हो। तो ये क्या है? एक फोकस है, उनके पास एक विजन लेकर चल रहे हैं, एक स्पष्ट एक मुद्दा है। तो इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव आएगा तभी ऐसा होगा, ये इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने आप को इन्होंने राजनीति से दूर रखा है। ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन ना तो चुनाव लड़े हैं और ना ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया है। यानी मौका जैसा बुलाया गया है, जैसा जैसा समय है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिसीजन लिया है। इससे फायदा क्या मिला है? इससे फायदा ये मिला है कि वोट जो है संगठित हो गए हैं। यानी अब जो वोट बैंक है वो साफ साफ कहा जाए, वोट बैंक अब संगठित हो गया है। यानी अब जो संगठन बन गए हैं अपने अपने जाति के आधार पर, समूह के आधार पर, या फिर छात्र संगठन है, मध्य वर्ग के संगठन है, अपने संगठन बन गए हैं। तो संगठन क्या है? अब संगठन राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां जब इन संगठनों से मिलती हैं तो संगठन साफ साफ ये बात कहते हैं कि आपने काम क्या किया है, आप ये बताइए आपने हमारे वर्ग के लिए, हमारे तबके के लिए काम क्या किया है, तभी हम आपको वोट देंगे अगर आप हमारे तबके के लिए ये काम करेंगे। तो ऐसे में इन तबकों की जो बात है, इन समूहों की जो बात है, वो राजनीतिक पार्टियों को माननी ही पड़ती है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों पर एक दबाव पड़ता है, उस दबाव के फलस्वरूप ये पार्टियां इनकी बातों को मानती हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें, ये जो है दल चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है। तो इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन इसलिए कहा जाता है। और ये जो संगठन है, इनका मानना है स्थानीय मसलों के समाधान में स्थानीय नागरिकों का सीधा और सक्रिय भागीदारी जो है वो राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कारगर होगी। ये बिल्कुल बस सही बात है, क्योंकि राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक दल को कहने को राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी मर्यादाएं, उसके ऊपर भी बहुत सारी बंदिशें होती हैं। जबकि ये समूह जो होते हैं वो समूह कहीं ना कहीं अपने अपने हितों को लेकर कार्य करते हैं। अब देखिए, एक बात और है, आपके माइंड में फिर से आ रहा होगा कि भाई मान लीजिए कोई समूह है तो समूह को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ ले तो जीत जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब मान लीजिए व्यापारियों का एक संघ है, क्या व्यापारियों के लिए पॉसिबल है चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं लड़ पाएंगे। व्यापारियों के लिए पॉसिबल तो है ही नहीं कि चुनाव लड़ पाए, चुनाव में जीत जाए, ये तो पॉसिबल। डॉक्टरों का एक संघ है,
इन डॉक्टरों का एक संघ है, भारत के जो आपके यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं प्रैक्टिस करें उनका भी एक संघ है। वो चाहें कि भाई हम भी इलेक्शन लड़ जाएं तब हमारा कोई मुद्दा सॉल्व हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये क्या करते हैं, हमने संगठन बना लेते हैं, यानी हम संगठन बनाकर अपनी बात कहेंगे तो राजनीतिक पार्टियां मानेंगी। अगर हम केवल चुनाव के पर ही निर्भर हैं कि चुनाव होगा हम आ जाएंगे तो शायद इन समूहों की बात को जो है प्रायोरिटी ना मिल पाए। अगर ये लोग अगर राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने लग जाए हर समूह, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बात को जो है प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये करते हैं, अपने आप को समूहबद्ध करके तमाम राजनीतिक पार्टियों के आगे जो है अपना समय के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई किसके फेवर में हमें जाना है, किसके फेवर में नहीं जाना है। राजनीतिक पार्टियों को ये फायदा मिल जाता है कि उन्हें एक ही जगह पर पूरा वोट मिल जाता है और वोट इससे बढ़ता भी नहीं है, और राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं अपने समीकरण स्थापित करके जीत जाती हैं। तो राजनीतिक पार्टियों ने फिर इन्हें जो है ज़्यादा तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया, यानी ज़्यादा इन्हें जो है कह सकते हैं ज़्यादा सम्मान देना, ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से भारतीय राजनीति में जो है इन दलगत समूहों का जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब देखिए, एक यहाँ पे कवि हैं नामदेव ढसाल एक गोलपीठ की रचना की है इन्होंने, मराठी कविता है और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसे हैं, सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, यानी कि यहाँ पर सूरज की तरफ पीठ किए कौन लोग हैं, ये दलित लोग हैं। यानी इन्होंने दलित लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दलित लोग जो हैं उन्होंने सदियों तक कार्य किया है, वर्षों तक कार्य किया है, सूरज की तरफ पीठ की है, यानी कि जो उन्हें अधिकार मिलने चाहिए थे, जो उन्हें उनके साथ जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हुआ, उनके साथ अत्याचार किए गए। लेकिन अब हमें कहना है न अंधेरे की इस पथ यात्रा से, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब हमें इसको ना कहना है, अब अंधेरे का जो कुछ समय हमारा जो कुछ अत्याचार हुए अब इसको ना कहने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर ये पूरी कविता इन्होंने ऐसे करके लिखी है। अब यहाँ पर इन्होंने एंड में जो है सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, यानी कि एक लाइन जो ये ऐड की है, इसका मतलब ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनमें आपने देखा होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाई है, प्रबल रूप से आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो उनको तमाम लोग आदर्श भी मानते हैं, दलित समुदाय से आज भी मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये बात कही गई है। तो यहाँ पर अब इनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, दलित पैंथर्स के करके एक संगठन बना है, तो दलित पैंथर्स को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने मराठी प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल की कविता पढ़ ली है। यहाँ पे अंधेरे की पथयात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर, यानी अंधेरे की पथयात्रा का मतलब है दलित समुदाय की ओर है, और यानी कि आप ये बात तो जानते हैं लंबे समय से जो दलित समुदाय के साथ जातिगत अन्याय हुआ है, और मुक्तिदाता के रूप में इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को इंगित किया है। सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग करके इन्होंने किसको इंगित किया है, डॉक्टर अम्बेडकर को जो है यहाँ पर इंगित किया है। तो आप सभी जानते हैं कि दलित समुदाय के साथ जो है बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, ये बात आपने पढ़ी भी है, जानते भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान रखने के बावजूद भी और 20 साल संविधान के गुजर जाने के बावजूद भी दलितों के साथ पूरा इंसाफ नहीं हो पाया था। दलितों की स्थिति आज भी बेटर नहीं, यानी कि आज के समय में भी ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन तब तो और भी ज़्यादा बेटर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो आक्रोश है, उस आक्रोश को इन्होंने अव्यक्त किया है कविताओं के माध्यम से। बहरहाल यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक बदलाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गर्मापूर्ण जीवन जलाने के लिए जुझारू संघर्ष की बातों को आप जान चुके हैं, यानी कि ये सब बातें आप जान चुके हैं। आप देखिए दलित पैंथर्स जो संगठन है, इसका उदय कैसे हुआ है। इसका उदय ऐसे हुआ है, ये बात आपको सभी को पता है कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैसे करके पढ़ गए थे संघर्षों के साथ। मोस्टली उस समय दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था आज़ादी के पहले। तो आज़ादी के बाद जब पढ़ने का अधिकार मिला है, तो पढ़ने के अधिकार के बाद जो पहली पीढ़ी शिक्षित होकर निकली है दलितों की, तो उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है। यानी 7वें दशक में के शुरुआती सालों में जो शिक्षित दलित पीढ़ी निकली है, उसने अपने हकों की आवाज़ उठाई है। तो इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया है, जिस संगठन का नाम क्या है, दलित पैंथर्स के नाम से। अब ये दलित पैंथर संगठन बना है, ये किस लिए बना है, जाति आधारित असमानता, भौतिक साधनों में जो भेदभाव किया गया है, यानी कि अमीरों गरीबों को जो साधन जो इनमें बांट दिए गए हैं, यानी कि बड़े बड़े रसूख वाले व्यक्तियों को संसाधन दे दिए गए हैं, स्थानीय संसाधन दे दिए गए हैं, उनके खिलाफ ये उठ खड़े हुए हैं। इसके अलावा संविधान में भी आपको पता होगा इन्होंने अपना जो है मुद्दा यही उठाया कि संविधान में किसी भी तरह के जो है भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। तो ऐसे में इन्होंने जो है सदियों से जो दलितों के साथ भेदभाव होता रहा था, तो उसके लिए इन्होंने आरक्षण के कानून, सामाजिक न्याय जैसी नीतियों क्रियान्वयन की इन्होंने मांग भी की है। इसके अलावा भारतीय जो संविधान है वो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी जैसे चैप्टर को पहले ही क्लोज कर चुका है। अनुच्छेद से यानी आप पढ़ा है, आपका अनुच्छेद 17वां जो है साफ साफ प्रावधान देता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत का करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात आप पढ़ चुके हैं।
इसके बावजूद भी जो है समाज में जो है इनके साथ जो है भेदभाव हुआ है, ये बात आप जानते हैं। आज भी यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई। देखिए ये सब चीज़ें कोई नई नहीं है, आज भी आप अखबारों में पढ़ती हैं कि दलितों की बस्तियाँ आज भी गांव से दूर होती हैं, इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। और आप तमाम अखबारों में पढ़ते होंगे कि इनकी बारात निकल रही है, बारात नहीं निकलने दी, दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया, इस तरह की वारदातें आज भी देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के 70 सालों बाद भी इनकी स्थिति में आज भी जो परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, यानी कि मोस्टली यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आज भी जो है हाशिया कड़ पर ही है, यानी आज भी वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है। इसका रीजन क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं समाज जो है वो समाज आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, समाज आज भी हमारा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो यहाँ पर बेटर सोल्यूशन सबसे बेटर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और इस अनटचेबिलिटी है या जो जातिगत भेदभाव है इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। तो इस तरह की जो हैबिटें हैं लोगों की वो चेंज होंगी। तो यहाँ पर दलित यहाँ पर जो है, तो दलितों ने जो है इस तरह से पैंथर्स के नाम से, दलित पैंथर्स का संगठन बनाया है। तो संगठन बनाकर इन्होंने राजनीतिक दलों का समर्थन जो किया था वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, लेकिन बहरहाल वो पार्टी जो सफल नहीं हो पाई थी, यानी कि ये पार्टियां सफल नहीं हो पाई हैं। तो दलित फिर क्या है, दलित पैंथर्स के नाम से संगठन बनाकर उन्होंने जो है अपना एक जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। इन शुरुआत में दलितों ने क्या किया था, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में समर्थन दिया, लेकिन वो पार्टी सफल नहीं हो पा रही है, तो मजबूरी में इन्हें जो है अपना संगठन बनाना पड़ा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनका संगठन जो है वो किस तरह से कार्यरत रहा है, गतिविधियाँ। देखिए दलित पैंथर्स की जो मुख्यतः गतिविधियाँ रही हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य तक सीमित रही हैं, महाराष्ट्र राज्य तक सीमित रही हैं। और मुख्य काम क्या था कि अत्याचार से लड़ना है, यहाँ पर मुख्य काम इनका यही था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके दबाव में आके गवर्नमेंट ने 1989 में जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, तो आपने पढ़ा होगा SC/ST कानून के बारे में, तो 1989 में व्यापक कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान भी दिया गया है। तो इस तरह से इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इनकी बात को गवर्नमेंट को मानना पड़ा है और 1989 में कानून भी लाया गया है। तो यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं कि भाई दलितों के मन में जो भी दबे हुए भाव थे उन्होंने उन सब भावों को अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी जो है प्रतिभा के माध्यम से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर आपातकाल की बात के तौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते भी किए हैं और यहाँ उसमें कई विभाजन भी हुए हैं। यह संगठन जो राजनीतिक पतन का शिकार भी हुआ है। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जो है दलित पैंथर्स की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की है, यानी कि यहाँ पर एक संगठन इसमें आके और मिल गया था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो यहाँ पर एक ये दलित संगठन की बात बताई गई है। यहाँ पर जो मूल जो मुद्दा बताया गया है वो दलित संगठन के बारे में बताया गया है कि दलित संगठन का उदय कैसे हुआ है और दलित संगठन ने भारतीय राजनीति में कैसे असर डाला है। और भारतीय राजनीति में असर डालने की वजह से यहाँ पर 1989 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लाना पड़ा है, जिसकी वजह से क्या है, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारियों के खिलाफ कानूनी रूप से जो कठोर दंड वाली कार्रवाई करवाई जा सके। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है भाकियू की, यानी भारतीय किसान यूनियन जिसे हम कहते हैं और शॉर्ट में इसे जो है भाकियू के नाम से जानते हैं। इसका उदय कैसे हुआ है, भारतीय किसान यूनियन का उदय कैसे हुआ है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके उदय होने के पीछे कुछ रीजन था। इसके उदय होने का कुछ रीजन ये था, पहला रीजन ये था कि ये उन भारतीय किसान यूनियन उन राज्यों में उदय हुआ जिन राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव रहा था। क्योंकि हरित क्रांति के दौरान इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मुहैया करवाए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर दिए गए थे और उन सब का लाभ भी इन्हें मिला था। बहरहाल कहीं ना कहीं उत्पादन के मामले में भी ये जो क्षेत्र थे अग्रणी थे, यहाँ के किसान जो उत्पादन के मामले में अग्रणी थे। तो बाद में स्थिति ऐसी बनी है जब इनके लिए जो है बिजली वगैरह, जैसे ट्यूबवेल वगैरह के लिए जो पानी का कर वगैरह है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इनका जो फसल वगैरह फसल के लिए उचित दाम इन्हें नहीं दिया गया है। तो इन मांगों को लेकर ये संगठन लामबंद हो गए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन का उदय जो कहाँ है, उत्तर भारत में रहा है। खास करके 1988 की बात है ये, यूपी का मेरठ में यहाँ पर लगभग 20,000 किसान जो है जमा हुए हैं। और ये विरोध किसका कर रहे थे, जो बिजली की दर सरकार ने बढ़ा दी थी उसका विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने जो है बिजली दफ्तर के बाहर, समाहर्ता दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाला रखा है। और इनका जो कह सकते हैं आंदोलन बड़ा अनुशासित था, बड़ा ही आंदोलन इनका जो अहिंसक रूप से अनुशासित था। अनुशासित कैसे था, कोई जो इन्होंने जो है बहुत दंगा फसाद नहीं किया है, अनुशासित रूप से धरना दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस आंदोलन को लेकर कि यहाँ पर जो आसपास के गांव वाले हैं उन्होंने इन लोगों को राशन पानी जो है इन्हें प्रोवाइड करवाते रहे ताकि आंदोलन पर ये लोग डटे रहें। साथ ही साथ इस प्रदर्शन में जो है ग्रामीण लोग भी शामिल हो गए हैं और मेरठ के आसपास के जो काश्तकार हैं, यानी छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर जो धरने पर जो बैठे किसान हैं भाकियू के सदस्य हैं, ठीक है। तो भाकियू
बताया गया है कि जो BKU है, यानी भाकियू जिसे बोलते हैं, भारतीय किसान यूनियन या BKU, ठीक है, कंफ्यूज मत होना ये। तो ये आपका यूपी हरियाणा के किसानों का संगठन था और ये 80 के दशक में ये भारतीय किसान यूनियन ये अच्छा खासा ऐसे जो है कह सकते हैं तवज्जो भी मिली, अच्छी खासा इसका जो रोल भी रहा है। और खास करके आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह की वजह से भी जो है इस आंदोलन, इस संगठन को जो है काफ़ी जो है महत्ता मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही सब बताइए, हरित क्रांति की नीति अपनाई गई तो यहीं पर इन क्षेत्रों में फायदा मिला था। तो 1980 के दशक में फिर से संकट क्रिएट हो गया था, यानी खास करके गेहूं वगैरह की, गन्ना वगैरह की फसल बेचने के कारण, यानी उदारीकरण जब लाया गया तो उदारीकरण लाने की वजह से क्या हुआ कि नकदी फसल का बाजार पर संकट आ गया। यहाँ पे वही बताया गया है 1980 के दशक में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर स्टार्ट किया गया है। तो ऐसे उदारीकरण में क्या हुआ है, जो फसलों के दाम है वो नीचे चले गए हैं। अब फसलों के दाम नीचे जाने से क्या हुआ, ये क्षेत्र जो थे फसल उत्पादन में अग्रणी थे, उस समय फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा था। तो इसलिए भारतीय किसान यूनियन जो है यहाँ पर सड़कों पर उतर आया है। इसने गन्ने, गेहूँ और सरकारी खरीद में मूल्य बढ़ोतरी करने की बात कही है। साथ ही साथ जो कृषि उत्पादों पर अंतर्राज्यीय आवाजाही पर जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें हटाने की बात कही है। पहले आपने देखा था कि किस तरह से समूह, यानी कि किस तरह से इलाके बटे हुए थे, उन इलाकों के हिसाब से कीमतें तय होती थी, आपने देखा है पहले पूर्ववर्ती चैप्टर में। तो इसके अलावा इन्होंने जो बिजली की आपूर्ति है, गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने की बात कही है, किसानों को कर्ज माफ करने की बात कही है। तो इस तरह की इनकी डिमांड थी। आप देख सकते हैं पंजाब में भारतीय किसान यूनियन की एक रैली है ये, तो ये आपकी कुछ देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपका ये वाला संगठन हो गया उत्तर भारत का भारतीय किसान यूनियन वाला। ऐसा ही महाराष्ट्र में एक संगठन था, महाराष्ट्र में संगठन था, इसका नाम था शेतकारी संगठन। तो शेतकारी संगठन ने जो है किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों, यानी कि इंडिया की ताकतों, यानी कि इंडिया का मतलब क्या था, यानी कि शेतकारी संगठन जो था इंडिया की ताकत का मतलब यहाँ पर ये था कि जो इंडिया शब्द है वो औद्योगिक क्षेत्र को इंगित कर रहा है, जबकि भारत शब्द जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को इंगित कर रहा है। तो इसका संग्राम करार दिया है। इस शेतकारी संगठन ने ये कहा है कि हमारा जो संग्राम है वो इंडिया वर्सेस भारत से है, यानी हम लोग भारत के निवासी हैं और जो इंडिया वाले लोग हैं, इंडिया का मतलब क्या है, औद्योगिकृत विकास वाले लोग हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं हितों को जो है चोट पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो नाम दिया है, ये गांधीवादी शब्द है, ये बात आप पहले ही जानते हैं। तो इस तरह की इनकी लड़ाई है वो हम देखेंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पर विशेषताएं। अब देखिए विशेषताएं हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर विशेषताएं ये रही इस आंदोलन की कि इन्होंने गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए क्या किया, रैलियां की, धरने किए, जेल भरो अभियान चलाया। यहाँ पर इस आंदोलन में जो है पश्चिमी यूपी से लाखों, हजारों लाखों की संख्या में तादाद में किसानों ने हिस्सा भी लिया। और खास करके एक बात और है, यहाँ पर इस आंदोलन का असर गवर्नमेंट पे क्यों ज़्यादा पड़ा, ज़्यादा इसलिए पड़ा क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो था वो राजधानी के निकट वाला क्षेत्र था। ये पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र हो, हरियाणा वाला क्षेत्र हो, पंजाब वाला क्षेत्र हो, पूरा यानी दिल्ली के इर्द गिर्द का क्षेत्र था। और यहीं के किसान एकदम लामबंद हो गए थे गवर्नमेंट के पक्ष में। ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को इनके आगे झुकना पड़ा है। दूसरी बात यहाँ पर इसका एक पक्ष और है भारतीय किसान यूनियन का। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी यूपी वाला, तो एक जाति विशेष का बाहुल्य है यहाँ पर, यानी एक जातिगत एक जुड़ाव बना हुआ है इस क्षेत्र में। तो इस आंदोलन में भी जो है एक जाति विशेष के लोग ज़्यादा मात्रा में थे। तो इस वजह से भी ये आंदोलन जो है जाति पंचायत के आधार पर जो है इसका जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है और जाति पंचायत के आधार पर ही इसके सदस्यों की जो है ख्याति मिली है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि लामबंदी का यहाँ पे नया पक्ष था। इसमें किसानों का जो है जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। आप सभी जानते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में जो है जाट बाहुल्य इलाका है पूरा, जो आप पढ़ा भी होगा आपने, जानते भी होंगे। तो यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन है इसके जो मोस्टली जो कैंडिडेट थे वो जाट जो है, जो आपकी जाट कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी से आते थे। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो धनराशि वगैरह थी वो धनराशि संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए थे। संपर्क तंत्रों का मतलब क्या है कि चूंकि यहाँ पर जो पश्चिमी यूपी हुआ, ये जो क्षेत्र हुए, इन्हें हरित क्रांति का भी लाभ मिला था। तो यहाँ के किसान समृद्ध वगैरह भी थे। तो इन समृद्ध किसानों ने इस आंदोलन के लिए धनराशि फंडिंग वगैरह भी की थी। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये थी उस समय चौधरी चरण सिंह का यहाँ पर जो है नेतृत्व अच्छा खासा था। तो उस समय जो राष्ट्रीय लोकदल है, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में संगठन को अच्छी खासी यहाँ पर वैल्यू मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह जो है किसानों के हिमायती रहे हैं, किसानों के हितैषी रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह के होने की वजह से इस आंदोलन को जो है अच्छी खासी यहाँ सफलता भी मिली है। तो ये बात आपने अगर इतिहास नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए उठा के। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये संगठन 90 के दशक में अपनी बात को मनवाने में सफल रहा है। और ये देखा जाए तो उस दशक का सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक सफल आंदोलन भी था किसानों का।
ये लोग जो थे, ये सदस्य जो है राजनीतिक रूप से मोलभाव भी करते थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा नहीं है बिल्कुल दबे कुचले लोग हों, नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, मोस्टली समृद्ध लोग थे। तो ये लोग राजनीतिक मोलभाव करते थे, ऐसे करके भी उसमें अपना हाथ आजमाते थे। इसके अलावा ये लोग, इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे यहाँ पर जो ये बात कहते थे कि हम आजीविका खेती कर रहे हैं, आजीविका खेती कर रहे हैं, जबकि आजीविका खेती ना करके तमाम लोग क्या कर रहे थे, नकदी फसलों की खेती कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर वही बात बताई गई है कि यहाँ पर तमाम लोग जो थे, संगठन के सदस्य जो थे, बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। यानी कि आजीविका खेती के नाम पर वो लोग सरकार से जो है कर्ज वगैरह माफ करवा लेते थे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, नकदी फसलें कर रहे थे, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का लाभ उठाया है। तो वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बहरहाल इस संगठन के प्रेरणा लेकर कुछ और संगठनों को भी यहाँ पर जो है जिक्र बताया गया। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन है, कर्नाटक का रैयत संघ है। तो इन किसानों के संगठनों के और भी उदाहरण हैं। तो इन्होंने दूसरे कुछ संगठनों के साथ अपने राजनीतिक संपर्क बनाए हुए थे। यानी कि जो बाहर के संगठन है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन हुआ, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का रैयत संगठन हुआ, इसके साथ इन्होंने संपर्क बनाए हुए थे। तो ऐसे आप देखेंगे भारतीय किसान यूनियन के बारे में, बाकियों के बारे में आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है, यानी मछुआरों का एक संघ है। मछुआरों का संघ का उदय कब हुआ है? देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि समुद्र में जो समुद्री क्षेत्र है, हमारे पास लगभग 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्री सब तटरेखा है। ये बात आप सभी जानते हैं। यानी हमारे यहाँ पूर्व पश्चिम दोनों ओर समुद्री तटरेखा है। और आपको ये भी पता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते जो हुए हैं उनके तहत हमारा 200 नॉटिकल मील तक हमारा जो है समुद्र पर अधिकार है। ये बात आपने पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में भी मैंने बताई है कि हमारा 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है मशीनीकृत मत्स्य आखेट और भारतीय समुद्र में बड़े पैमाने पर जो मछली दोहन के लिए बॉटम ट्राउलिंग, देखिए यहाँ पर मछली पकड़ने की एक ये पूरा यंत्र होता है, यानी बहुत बड़ा यंत्र होता है, इसमें बड़ी संख्या मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो इन प्रौद्योगिकी से मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर इन्हें जो है आदेश दे दिया, या इन्हें कह सकते हैं अनुमति दे दी है। तो इन्हें अनुमति देने के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय स्तर के मछुआरे वगैरह थे, छोटे लेवल के मछुआरे वगैरह थे, उनकी आजीविका पर संकट यहाँ पे खड़ा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ये संकट खड़ा हो गया है तो क्या हुआ है, अब जो मत्स्य है, यानी मत्स्य या आखेट है, वो राज्य सूची का विषय है। तो इसलिए ज़्यादातर ये लोग जो लामबंद हुए थे अपने राज्य सरकारों के खिलाफ ही लामबंद हुए थे, क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए थे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि 1990 का दशक स्टार्ट हुआ है, तो उदारीकरण की नीति आई है। उदारीकरण की नीति के तहत यहाँ पे तमाम कंपनियों का उदय हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे मछुआरों ने एक स्थानीय संगठन बनाया है, इसका नाम दिया है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, NFF नाम रखा है इसका। तो NFF जो है 1997 में केंद्र सरकार से इसने एक कानूनी लड़ाई लड़ी है और इसे सफलता भी मिली है। यानी इसमें क्या किया है, इसमें कानूनी लड़ाई किसके खिलाफ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, केंद्र सरकार ने व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त दे दी थी, जबकि स्थानीय लोगों को इसमें इजाज़त नहीं दी थी। तो इसके खिलाफ ये लोगों ने आंदोलन छेड़ा है और 1997 में जीते भी हैं आंदोलन ये। तो कहीं ना कहीं जो आपका NFF का जो संघर्ष है, ये एक सार्वजनिक संघर्ष के रूप में सामने निकल कर आया है। सन 2002 में आते आते जो है फिर से इनका संकट टकराया है। 2002 में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही किया है कि भाई जो कुछ अधिकार क्षेत्र है मछली मारने वगैरह के, तो उनको लाइसेंस वगैरह जो है अन्य संस्थानों के हाथ में दे दिया, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे दिया है। तो इन लोगों ने फिर से विरोध किया है। इसके अलावा इन्होंने जो है विरोध करने के लिए क्या किया है, एक तो भारत के मछुआरों के संगठन तो है ही हैं, इसके अलावा विदेशों में अन्य जो मछुआरे वगैरह उनके संगठन बने हुए हैं, समधर्मा संगठन जिन्हें बोलते हैं, अपने ही जैसे काम करने वाले लोगों के संगठन, उनसे संपर्क बिठाया है। तो ऐसे करके देखेंगे आप मछुआरों ने किस तरह से अपने हक की लड़ाई लड़ी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ताड़ी विरोधी आंदोलन। देखिए ताड़ी बेसिकली एक शराब होती है, मदिरा होती है, यानी ताड़ी एक पेड़ है। तो उस पेड़ के रस से जो है, जो उस पेड़ का रस होता है, वो रस जो है, उस रस के में जो है एल्कोहल की मात्रा होती है, यानी उसको पीने से नशा हो जाता है। तो ताड़ी जो है आपके दक्षिण भारत में अच्छी खासी बिकती है और यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इसे सेवन भी करते हैं शराब की तरह। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ है। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है और महिलाएं ने जो स्फूर्त हुई हैं, यानी इसमें अपने आप महिलाओं ने चेतना लाई है और महिलाओं ने जो है ताड़ी की पाबंदी पर यहाँ पर मांग कही है। 1992 में स्टार्टिंग हुआ यह आंदोलन। सितंबर अक्टूबर में क्या है कि हर प्रेस के अखबार में यहाँ पर महिलाओं की खबरें छप रही थी कि महिलाएं जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन के लिए यहाँ पर रवैया अपनाए हुए हैं, लगातार विरोध कर रही हैं। उदय कैसे हुआ है? उदय ऐसे हुआ है कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लौर। तो नेल्लौर जिला में यहाँ पर एक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। देखिए आपको एक बात मैं बता दूं, आज़ादी के बाद 70-80 के दशक में, 70 नहीं 80 के दशक में क्या है, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए थे। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो साक्षरता दर है उसको बढ़ावा दिया जाए।
यानी कि हमारे यहाँ जो तमाम महिला पुरुष असक्षर जो है निरक्षर हैं उन्हें साक्षर बनाया जाए। तो इसलिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए। तो इसमें आप देखेंगे वहाँ पर आपने देखिए तमाम टीवी वगैरह में तमाम सीरियल वगैरह उस समय के अगर आप देखेंगे, मूवी वगैरह उस समय की देखेंगे 70-80 दशक की, तो आप देखेंगे विद्यालयों में 45-40 50-50 साल के लोग जो है बैठ के पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह के माहौल आपने देखे होंगे टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में उस समय के में। तो यहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ पर आती थी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में, तो ये महिलाएं ज़्यादातर जो पुरुषों के द्वारा शराब वगैरह पी जाती, ताड़ी वगैरह पी जाती, उसकी शिकायतें करती थी। यानी ये बताती थी किस तरह से जो उनके पुरुष हैं वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, साथ ही साथ काम फाम पर जाते नहीं हैं, अपना पूरे पी कर एकदम टुल्ल पड़े रहते हैं, यानी कुछ घर बार तो देखते ही नहीं है। इसके अलावा परिवार में तनाव होता है, मारपीट होती है। ऑब्वियस सी बात है, शराबी का आप जानते हैं कि एक शराबी व्यक्ति किस तरह से घर में आतंक मचाता है, घर की महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, घर की महिलाओं पर, वो आप सब जानते हैं। तो ऐसे करके जो महिलाएं जो थी, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को एक मंच मिल गया था, मंच का मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ भी केंद्र बनाए गए होंगे वहाँ पे 50-100 महिलाएं तो आती होंगी साक्षरता लेने। यानी आप खुद एक अनुमान लगाइए, मान लीजिए घर में कोई एक लेडीज है, यानी घर में मान लीजिए एक पति पत्नी रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, और घर में मारपीट कर ली, और घर से बाहर अगर स्त्री नहीं जाती है तो ऑब्वियस बात है स्त्री अपनी बात को वहीं वहीं दबा लेती है। स्त्री की सबसे बड़ी जो है कह सकते हैं खामी यही है, खामी कह सकते हैं या खूबी कह सकते हैं, यही होती है कि स्त्रियां जो हर बात होती हैं वो कहीं ना कहीं समेट लेती हैं। यानी कि वो एक सोचती हैं कि हम नेगोशिएट करते रहेंगे, कहते रहेंगे, सहते रहेंगे। तो सहते सहते एक स्थिति ये आती है कि स्त्रियां जो होती हैं अपने जीवन से भी हाथ धो देती हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि हर घर में स्थिति यही बनी हुई थी, गांव के हर घर में यही स्थिति थी कि पुरुष जो से स्त्रियों के साथ मारपीट करते थे, तो महिलाओं को जो प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम वाला केंद्र है एक मंच के रूप में इन्होंने मिल गया है, और ऐसे करके महिलाएं यहाँ से लामबंद हो गई हैं। तो लामबंद जब हो गई हैं तो नेल्लौर की महिलाएं यहाँ पर इन्होंने जो है शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए दबाव बनाया है। 5000 गाँव की महिलाओं ने आंदोलन में भाग भी लिया है, जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भी भेजा है। तो यहाँ पर नेल्लौर जिला में जो ताड़ी की नीलामी वाली प्रक्रिया थी वो 17 बार रद्द करनी पड़ी है महिलाओं के विरोध में। आप देख सकते हैं फोटो में किस तरह से महिलाएं लामबंद हुई हैं, और ये आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे राज्य में फैल गया। साफ सिंपल इनका नारा था, कोई साधारण सा नारा इन्होंने दिया था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस नारे का एक बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि जो शराब है, मदिरा का साफ साफ संबंध अपराध से भी है, राजनीतिक जगत से भी है, ये बात आप जानते हैं। चुनाव के दौरान तो शराब की नदियां बहती हैं, ये बात छुपी नहीं है किसी से। यानी कि वोट के साथ यहाँ पर दारू मिलती है, ये या दारू के दम पर ही वोट पड़ते हैं, ये हर जगह का हाल है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ये कहे कि नहीं हम अपनी पार्टी, हमारी पार्टी बड़ी स्वच्छ साफ है, ये नहीं होता है हमारी पार्टी में। सब पार्टियों का यही हाल रहता है। किसी भी पार्टी के कार्यालय पर जाके देख लीजिए, दफ्तर पर देखने को मिल जाएगा आपको, यानी कार्टन के कार्टन भरकर। यानी कि चुनाव आयोग अपनी प्रयास करता है कि शराब नहीं बटेगी, ये नहीं होगा, लेकिन सब कुछ होता है, ये बात आप सब जानते हैं। और खास करके स्थानीय स्तर के चुनाव जो होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उनमें तो स्थिति और ज़्यादा खराब होती है। यानी कि करोड़ों रुपए की शराब जो है फूंक दी जाती है। तो यहाँ पर ताड़ी के भी वो व्यवसाय है, इसका अपराध और राजनीति से संबंध था। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार का विषय है, मदिरा जो है राज्य सरकार का विषय है, तो अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, राज्य सरकार को जो है अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति होती है मदिरा से। तो राज्य सरकार तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाने के लिए मूड में ही नहीं थी कि प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन महिलाएं लगातार जो है यहाँ पर लामबंद है, महिलाएं लगातार मांग कर रही हैं, आंचर जो है यहाँ पर रैलियां निकाल रही हैं। ऊपर से आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, इस मुद्दे पर बोली हैं कि भाई हमारे साथ अत्याचार होती है, मारपीट होती है, इसके खिलाफ ये बोली हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन इनका जो है, महिलाओं की रैलियां, महिलाओं का आंदोलन, ये सब अखबारों की सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में आया है, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर दबाव पड़ने लगा है। तो एंड में आते आते क्या हुआ है, ये आंदोलन सफल रहा है, और राज्य में सरकार ने जो है इनके आगे झुकना पड़ा है, और ऐसे करके जो ये इस तरह की जो मदिरा वगैरह आती है इसकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ी है। अगर हम देखें तो ताड़ी विरोधी आंदोलन में अगर हम देखें, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये जुड़ गए थे इसी में ही। और यहाँ पर महिलाओं के सतत प्रयास यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर महिलाओं ने खुलकर अत्याचार पर, लैंगिक भेदभाव पर बात की है। 8वें दशक में यानी 80 के दशक में आते आते महिलाओं ने परिवार के अंदर जो यौन हिंसा हो रही है उन मुद्दों पर भी, जैसे आपने देखा होगा परिवार के अंदर ही रेप वगैरह, मैरिटल रेप वगैरह की घटनाएं होती हैं, उन पर भी यहाँ पर लोगों को ध्यान देने की बताया है, यहाँ पर लोगों के बताया है, समाज को बताया है। तो ये सब देखेंगे। तो मेन चीज़ ये थी कि महिलाएं जो हैं यहाँ पर इस तरह के अधिक अभियानों ने महिलाओं को जो है मुद्दों के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की है। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे 90 के दशक में आते आते महिलाओं जो देखिए महिलाएं अब जो घर से बाहर निकलने लगी हैं, अब तक तो उसने सामाजिक रूप से जो स्वतंत्रता मांगी है, सामाजिक रूप से अधिकारों पर बात की है, लेकिन अब वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो गई हैं। यानी इसका परिणाम आपको 73-74 में संविधान संशोधन में जो आपके
जो आप देखेंगे स्थानीय निकाय वाले चुनाव में, इनमें आप देखेंगे 1/3 सीटें गवर्नमेंट को इनके लिए रिजर्व करनी पड़ी, महिलाओं के लिए आरक्षित करनी पड़ी हैं। बहरहाल विधानसभा और संसद में इनकी सीटों को रिजर्व करने की मांग की जा रही है कि महिलाओं के लिए यहाँ पर भी सीटें रिजर्व की जाएं, लेकिन अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सका है। बहरहाल आपके स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, वहाँ पर 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व होती हैं, ये बात आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला आंदोलन जो है, किस तरह से महिलाएं घर से बाहर निकल कर आई हैं, कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ी है और कितनी सफल रही हैं, आज भी महिलाएं सक्रिय हैं। तो बहरहाल देखते हैं फ्यूचर में महिलाएं अपने हक की लड़ाई को कहाँ तक ले जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप लोग नर्मदा डैम के बारे में आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता हो, तो उसी आंदोलन की बात चल रही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की। तो देखिए, एक बात मैंने आपको पहले ही बोली थी, अर्थशास्त्र में भी बोली थी, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि विकास का अर्थ हर किसी व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होता है। हो सकता है आपके लिए कोई चीज़ विकास हो, दूसरे के लिए वही चीज़ विनाश भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। और मैंने इसका डिटेल में एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए एक डैम बनाया जा रहा है, डैम बनाने के लिए लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया। अब अधिग्रहण करने से क्या होगा, लोगों के पास आजीविका संकट खड़ा हो जाएगा, भाई कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो एक बार में पैसा मिल जाएगा, मान लीजिए 2-2.5 लाख रुपए, वो 2-2.5 लाख हमेशा थोड़ी ना चलेंगे। जमीन रहेगी तो जमीन तो ये है कि हम 50 साल तक उसमें जो है कमाएंगे, खाएंगे, उसमें खेती करेंगे। तो ये यहाँ पर यही सब चीज़ें हैं, यानी कहीं भी बड़ा प्रोजेक्ट लगता है तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन नर्मदा आंदोलन के बारे में हम देखते हैं अब ये स्टार्ट कैसे हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आपने जाना होगा। सरदार सरोवर परियोजना जो थी वो नर्मदा घाटी पर पूरी की जानी थी, नर्मदा नदी पर पूरी की जानी थी परियोजना, और ये 8वें दशक के प्रारंभ में स्टार्ट होती है परियोजना। खास करके मध्य भाग में जो आपकी नर्मदा घाटी विकास परियोजना की, इसमें MP, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरने वाली जो नर्मदा नदी है, उस नदी की सहायक नदियाँ जो भी हैं, नदियों की सहायक नदियाँ हैं, उन पर लगभग 30 बड़े और 135 छोटे यहाँ पर और 300 छोटे बांध यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरी परियोजना थी, यानी कि एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, काफ़ी बड़ी परियोजना थी। तो खास करके यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर इस पर जो सरदार सरोवर डैम बनाना था, और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध यहाँ पर बनाया जाना था। यानी कि यहाँ पर आपको पता होगा गुजरात में सरदार सरोवर और MP में यहाँ पर नर्मदा सागर बांध यहाँ पर बनाया जाना था। और इसी जो है यहाँ पर पार्टी, इसी की जो कह सकते हैं इसी बहुउद्देशीय परियोजना के ये दोनों हिस्सा थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये निकल कर आई है क्या, नर्मदा बचाओ परियोजना जो निकल कर आई है उसने यहाँ पर एक बात यहाँ पर सबके सामने रखी है, क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं तो उन परियोजनाओं के औचित्य पर सवाल उठाया जाए या नहीं उठाया जाए। क्या जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं गवर्नमेंट बना के खड़ी कर रही है, क्या वो सभी लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, कि या फिर केवल एक तबके को या केवल एक सोसाइटी को लाभ पहुंचा रही हैं। जैसे यहाँ पे यह बताया गया है भाई ये परियोजना क्यों इंपॉर्टेंट थी। अब भाई इसके समर्थकों ने तो ये बात कही है कि ये परियोजना जो बन जाएगी तो इससे 3 राज्यों को पानी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा, यहाँ पर MP को मिलेगा, गुजरात को मिलेगा, और राजस्थान अब शामिल कर लिया गया है। पहले राजस्थान नहीं था इनके एजेंडे में। तो यहाँ पर 3 पड़ोसी राज्यों को पानी की बात कही गई थी, सिंचाई के पानी की बात कही गई थी, बिजली उत्पादन की बात कही गई थी। इनका मानना यह था भाई बिजली उत्पादन होगा तो उद्योगों को गति मिलेगी। दूसरी बात यह कृषि की उपज बढ़ेगी यहाँ पर। तो ये सब बातें कही गई थी। दूसरी बात यहाँ पर कुछ और लाभ भी गिनाए गए थे, जैसे यहाँ बताया गया था कि जो बाढ़ और सूखे वाले इलाके हैं महाराष्ट्र के, तो उन इलाकों को भी पानी मिलेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इसके लाभ गिनाए गए थे। बहरहाल जो आपका जो प्रस्तावित बांध था उस समय, तो उसमें उस समय जो प्रस्तावित बांध था उसमें संबंधित राज्य जिन राज्यों से ये परियोजना पास होनी थी, जहाँ से परियोजना के चपेट में जो स्थान आ रहे थे, तो उन स्थानों के लगभग 245 गांव इस क्षेत्र में डूब रहे थे, यानी कि इस परियोजना के तहत डूब रहे थे यहाँ पर। और करीब यहाँ पर इन गाँव के तहत 2.5 लाख लोगों का पुनर्वास का मुद्दा यहाँ पर फिर से उठाया गया है। यानी कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों को विस्थापित भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में तो आंदोलन होना ही होना था, यानी ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में आंदोलन होना ही होना था। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 250 के प्लस गांव हैं और 2.5 लाख के करीब यहाँ पर जनसंख्या है, उसको विस्थापित करना है। तो ऐसे में 1988 और 9 में क्या हुआ है, तमाम स्वयंसेवी संगठन जो है खुलकर सामने आए हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में ये गठित हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर वाद विवाद और संघर्ष का दौर स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक सवाल उठाया गया है कि भाई ये जो आंदोलन है, यहाँ पर ये आंदोलन जो चलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि आप जो सार्वजनिक औचित्य की परियोजनाएं हैं या फिर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जिनकी पैरोकारी कर रहे हैं, क्या आप उनका विश्लेषण भी कर रहे हैं? यानी कि केवल और केवल जो विकास परियोजनाओं का आप नाम दे रहे हैं, क्या इन परियोजनाओं का पूरा जो कह सकते हैं हर एंगल से आप विश्लेषण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर क्या है,
आप सभी को पता होगा कि कभी भी विकास का अर्थ हर एक समुदाय के लिए एक जैसा नहीं होता है। यानी विकास का अर्थ, मान लीजिए आपके लिए विकास जो है विकास है, किसी और के लिए विनाश भी हो सकता है, तो वही है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है लागत वाइज भी। लागत वाइज क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं तो छोटी मोटी लागत तो चाहिए ही नहीं होगी, हजारों करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे चाहिए होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो निकल कर आएगी, यानी सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्या समाज के विभिन्न वर्गों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है। अब खामियाजा का मतलब यह है कि 2.5 लाख लोगों को तो विस्थापित करना ही करना है, 250 गांव डूब गए हैं, तो ये जो 2.5 लाख लोग विस्थापित होंगे, 250 गांव डूबे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ की संस्कृति, आजीविका, पर्यावरण, इन सब पे बुरा असर पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इन सब चीजों पर बुरा असर पड़ेगा। यानी कि जो जमीन कभी खेती योग्य जमीन थी, अब वो जमीन पूरा जलमग्न हो जाएगी। कुछ जमीन जो है दलदली हो जाएगी। दलदली जमीन होने से क्या होगा, कीट पतंगे, तमाम बीमारियां उपजेंगी, ये सब होगा ही होगा। तो यहाँ पर इस परियोजना में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, सबसे बड़ा चीज जो मुद्दा गरमाया है वो विस्थापन का गरमाया है, क्योंकि पुनर्वास करना था, वो एक बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वास करना था। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों का पुनर्वास किया जाए, समुचित पुनर्वास किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि इसमें पुनर्वास की मांग को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है और इनसे संबंधित जो है आंदोलन और तीव्र हुआ है। तो आंदोलन और तीव्र हुआ है तो गुजरात राज्यों में बहुत ज्यादा तीव्र हुआ। तो ऐसे में सरकार और न्यायपालिका यहाँ पर दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि भाई पुनर्वास तो हम करेंगे ही करेंगे, पुनर्वास तो हमें करना पड़ेगा। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सरकार ने सन 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा है। यानी गवर्नमेंट ने सन 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लेकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि कहीं भी देश में ऐसी स्थिति आए या फिर कोई परियोजना लाई जाए जिसमें पुनर्वास वगैरह हो रहा हो तो वहां पर जनता का समुचित पुनर्वास किया जा सके। तो तमाम यहाँ पे आलोचनाएं भी हुई, आलोचकों ने आलोचनाएं वगैरह भी परियोजना की। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हस्तक्षेप किया कि भाई परियोजना में पुनर्वास जो है सही ढंग से होना चाहिए। बहरहाल दूसरा पक्ष मैं यहाँ पर अपना रख रहा हूँ। पहली बात ये, एक चीज आप जान लीजिए, कोई भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, बड़ी परियोजनाएं होती हैं, वहां पर कितना भी विरोध हो, कितना भी मतलब कहा जाए आंदोलन चले, लेकिन वहां पर जीत गवर्नमेंट की होती है। ये हम अक्सर देखते आए हैं। कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना हो, यानी गवर्नमेंट जो खाका खींच देती है उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लगभग सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में ये देखा है। यानी आप देखें, कोई भी भारत का डैम ऐसा नहीं है जहां पर लोग अपनी मर्जी से राजी हो गए हों, नहीं। हर जगह आपने देखा वो विवाद हुआ होगा। जिन जिन लोगों की जमीन जाती है वो आंदोलन करते हैं। कहीं एक्सप्रेस वे निकले, हाईवे वगैरह निकले, कहीं पर हाईवे का विस्तार वगैरह किया जाए तो ऑब्वियसली बात, लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारी जमीन जा रही है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन फिर भी ये परियोजनाएं चलती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही सब चीजें निकल के आ जाती हैं। तो ऐसे में हमारे फिर जो आंदोलन है या हमारा विरोध है उसका मतलब क्या रहा, तो उसका मतलब कुछ नहीं रहा। उसका मतलब कुछ नहीं रहा। केवल और केवल हम ये कह सकते हैं कि भाई मीडिया की सुर्खियों बटोरी हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जनता ने जो है, जनता की भावना को कुचल दिया गया। यहाँ पर दो ही अर्थ निकाले जा सकते हैं और ये लगभग स्थिति आज भी यही बनी हुई है। आज स्थिति चेंज नहीं हुई है, आज भी यही बनी हुई है। जब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों पर जो है लगभग पक्ष और विपक्ष, यानी कि यहाँ पर जिनकी सरकार होती है, जो विपक्ष में होती है सरकार, वो सब किनारा कर जाते हैं, सब किनारा कर जाए। ऑब्वियस सी बात है। यानी कि यहाँ पर जो आंदोलन लंबा चला, लगभग 20 सालों तक आंदोलन चला है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। यानी आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाई है। लेकिन आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व में सार्वजनिक रैलियां, सत्याग्रह जैसे तरीके अपनाए गए, लेकिन विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन का कोई खास जगह नहीं बना पाया। आप यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली बात यह है, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, कोई भी ऐसे मुद्दे जो होते हैं जहां पर लगता है पक्ष को और विपक्ष दोनों को लगता है कि भाई इन मुद्दों पर हमारा जो है बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बात यह है बहुउद्देशीय परियोजना बनेगी, उससे उद्योग धंधे भी लगेंगे, गवर्नमेंट को भी लाभ होगा। भाई गवर्नमेंट को भी लाभ होगा, यानी बिजली जो वहां पर मान ली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं सेल भी तो होगी, कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा, गवर्नमेंट को भी लाभ होगा। तो ऐसे में चाहे वो विपक्ष में बैठी सरकार हो, पक्ष में बैठी सरकार हो, तो कोई मना नहीं करता है। तो वही रहा जो 20 सालों तक आंदोलन चला, एक लंबा आंदोलन चला जो है, उस पर किसी भी पार्टी ने, ना तो पक्ष की पार्टी ने, विपक्ष की पार्टी ने अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो बहरहाल ये आज का मैटर नहीं है, ये हमेशा से ही रहा है। तमाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ साथ तमाम और यहाँ पर जो आंदोलन भी चले, नर्मदा बचाओ की देखा दूनी। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब मेरा एंड में यही है कि निष्कर्ष यहाँ पर अगर ये निकालें तो निष्कर्ष यही है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट अगर ठान लेती है कि हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो चाहे कितने भी आंदोलन हो, कितने भी रैलियां वगैरह हो, वो प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, प्रोजेक्ट पूरा ही होता है। यानी अगर मान ली एक आध कोई कंपनी का प्रोजेक्ट हो तो अलग है, मान सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो रुकता नहीं है, चाहे आप कहीं का भी उठा के देख लें। ये अपने देश का ही नहीं, हर देश का यही हाल है। आगे बढ़ते हैं।
जन आंदोलनों के सबक। यहां पर हम ये देखेंगे भाई जन आंदोलन से क्या क्या परिवर्तन आए, भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आए और क्या राजनीति की खामियां दूर हो पाई। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर जो गैर दलीय राजनीति एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई थी। शुरुआत में लोगों को लगता था कि मान लीजिए फलानी पार्टी अभी सत्ता में है तो फलानी पार्टी हमारा काम नहीं कर रही है, या फलानी पार्टी हमारी हितैषी नहीं है तो पार्टी चेंज कर दें, और पार्टी चेंज करने से ये होगा कि हमें लाभ हो जाएगा। तो उस तरह की सोच में परिवर्तन आया। अब चूंकि यहाँ पर ग्रुप बनने लगे, लोगों के समूह बनने लगे, संगठन बनने लगे, तो इन्होंने जो दलीय राजनीति में परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि दलीय राजनीति में क्या था, वहां पर आज भी अपना खींचतान मची हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये समूह बने, तो समूहों ने क्या किया, अपनी बात को यहाँ पर नए सिरे से स्ट्रांगली रखा, यानी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को इन्होंने अव्यक्त किया। और यहाँ पर ये समूह जो है अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि विभिन्न वर्गों के समूह बने जो वो अपनी बात को स्ट्रिक्ट रूप में कह पाए, यानी सक्षम रूप में कह पाए। इसके अलावा सक्रिय भागीदारी ने भारतीय लोकतंत्र का जनाधार बढ़ाया। इंपॉर्टेंट बात ये, यानी आज आप देखते होंगे दलित, शोषित, वंचित वर्ग या आदिवासी वर्गों के समूह हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टियों को प्रभावित करते हैं। वोट बैंक जो है किसी एक पार्टी की तरफ मुड़ जाए, ऑब्वियस सी बात है, सरकार बन जाती है, सरकार गिर जाती है। औद्योगिक समूह है, औद्योगिक समूह किसी एक पार्टी की तरफ मुड़ जाए, सरकार बन जाएगी, सरकार गिर जाएगी, यही है। यानी ये कहीं ना कहीं इनसे लोकतंत्र का भी जनाधार बढ़ा है, लोकतंत्र में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। यानी अब ये समूह भी देख लेते हैं कि भाई हमें वोट कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है, तय कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आलोचक हैं, आलोचकों का कहना भी है, आलोचक जो इसकी आलोचना करते हैं इन समूहों की, वो ये कहते हैं ये हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं, रैलियां करते हैं, इनसे सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है, सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है। लेकिन बहरहाल ये सवाल निकल कर आता है कि भाई ऐसा ये क्यों करना पड़ता है इन्हें। भाई करना पड़ता है, मान लो ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो वजह होगी। तो वजह पैदा क्यों होने दे रहे हो, क्यों है मतलब ऐसी वजह पैदा होने दे रहे हो, कायदा में नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ यहाँ पर इन जन आंदोलनों का, तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित और अधिकारहीन वर्ग हैं, तो उन वर्गों को इससे ज्यादा लाभ हुआ, क्योंकि वो वर्ग जो थे संगठित हो पाए। मेन चीज ये है, कहते नहीं है संगठन में शक्ति है, तो ऐसे जो शोषित वंचित वर्ग थे तो कहीं ना कहीं वो लामबंद हुए, एकजुट हुए, और एकजुट होने से क्या हुआ, उनकी बात भी यहाँ पर लोगों ने फिर मानी, उनकी बात को भी सरकार ने सुना यहाँ पर। तो यहाँ पर वही है कि जब ये एकजुट हो जाती हैं तो इनको अपना पर्याप्त, यानी कि इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब ये लामबंद हो गए हैं, तो इन्हें ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को चुनाव में इन्हें देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बहरहाल यहाँ पर एंड में आते आते हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई आंदोलन का मतलब क्या होता है। आंदोलन का मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है, इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों को धीरे धीरे एकजुट करना, समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना, ये आंदोलन का मतलब होता है। अब कुल मिलाकर हम इसका यहाँ पर मूल्यांकन ये करेंगे कि भाई ये सामूहिक जो ग्रुप बने, यानी कि सामूहिक जो आपके दल बने, इन्होंने कितना परिवर्तन लाया, गवर्नमेंट इन्हें कितना प्रायोरिटी देती है। ये बात तो बिल्कुल मानेंगे कि ये जो संगठन बनते हैं, समूह बनते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं, लोकतंत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन तमाम बार ऐसा भी होता है कि इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं मिलती है, इन लोगों को समर्थन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हर समूह, चाहे जैसे आप देख ले, मान लीजिए हर जाति का समूह भी बने हुए हैं आजकल, जैसे अपर कास्ट की तमाम जातियों के समूह बने हुए हैं, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, तमाम संगठन बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो समूह जैसे बने होते हैं, दलित समूह जैसे दलित पैंथर्स के नाम से हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने अपने समूहों की बात करते हैं, अपने समुदाय की बात करते हैं, समाज को लेकर नहीं चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, जो समूह ये तैयार होते हैं, ये समूह समूचे समाज को लेकर नहीं चलते हैं, केवल अपने अपने हित की बात करते हैं। तो तमाम बार ये होता है कि केवल अपने हित की बात करने की वजह से इन्हें पर्याप्त जनाधार नहीं मिल पाता है। यानी कि पर्याप्त जनाधार कब मिलेगा? जब समाज का हर वर्ग, हर तबका इन्हें समर्थन देगा। ऑब्वियस ही बात है, यानी कोई भी हम अगर सामाजिक रूप से किसी लोगों की राय हमें मांगनी हो तो समाज का जुड़ना भी जरूरी है। अब चूंकि ये समूह जो है केवल अपने एक यानी कि एक सीमित हितों तक होते हैं, तो समाज का एक बड़ा वर्ग जो है, समाज के किसी वर्ग जो है ये प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार के पास विकल्प होता है कि सरकार इन आंदोलनों को, जायज मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। यानी सरकार, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का समर्थन नहीं है ना, तो सरकार क्या है, इनकी तमाम मांगों को मानने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। आप देखते होंगे तमाम जातिगत जो आजकल संगठन बन गए हैं, सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है। ऑब्वियसली बात है, जैसे तमाम मांगें उठाई जाती हैं कि ये मांग मानी जाए, ये मांग मानी जाए, गवर्नमेंट नहीं मांगती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ है कि राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व वर्गीय हित के प्रश्न के कायदे से संभाल नहीं पाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है
कि भाई राजनीतिक दल ये करते हैं सत्ता में आने के लिए सभी दलों में एक सामंजस्य बैठाते हैं कि भाई हर जो दल है, हर समूह है, वो जो सामंजस्य में रहे। जबकि ये लोग जन आंदोलन वाले ये क्या करते हैं, ये केवल यही देखते हैं कि हमारी आकांक्षाएं पूरी हों, समाज के किसी भी तबके की आकांक्षाएं पूरी हों या ना हो, केवल हमारी होनी चाहिए। तो ये इनमें और राजनीतिक दलों में अंतर है, ये आपने यहाँ पर देख लिया है। तो ऐसे करके आपका चैप्टर एंड हो जाता है। एंड होते होते आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे सूचना का अधिकार के नाम से जानते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये स्टार्ट, इस आंदोलन की स्टार्ट जो हुई है वो राजस्थान से हुई है। यहाँ पर 1990 के दशक में क्या था कि मजदूर किसान शक्ति नाम का एक संगठन था। तो यहाँ पर इस संगठन ने क्या किया, अकाल के दौरान जो राहत कार्य का कार्य था, राहत कार्य में जो मजदूर संलग्न थे, तो उन मजदूरों को पगार जो दी जाने वाली थी, तो उसके रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा करने की इसने बात की कि भाई उसके रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए कि कितने मजदूरों को पगार मिली है टाइम पर, कितने फर्जी मजदूर जो है अधिकारियों ने दिखा दिए हैं। तो ऐसे में ये जो मांग है, ये एक इलाका था भीम तहसील, यहाँ पर सबसे पहले ये मांग उठाई गई। तो यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इन जो मांग उठाने वाले लोग थे, यानी कि संगठन के मजदूर किसान शक्ति संगठन के लोग थे, इन लोगों को ये लग रहा था कि स्कूलों और डिस्पेंसरी, छोटे बांधों, सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के दौरान जो मजदूरों की जो संख्या है उनमें घपला हुआ है। आप देखते होंगे कि मान लीजिए कहीं 50 मजदूर काम कर रहे हैं, अब अधिकारियों ने अपनी मिली भगत करके वहां पर 50 के 250 बना दिए, जबकि ऑफिशियली और जो है वहां पर अगर देखा जाए धरातल पे 50 मजदूरों ने काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट से 250 मजदूरों की पगार उठा रहे हैं। ऐसे में 200 मजदूरों का पैसा तो ऑब्वियस सी बात है अधिकारी डकार गए होंगे। तो यहां पर शुरुआत में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अच्छा खासा आयोजन किया, अच्छा खासा रैलियां वगैरह की हैं। तो मजबूरी में आकर, इस आंदोलन के दबाव में आकर सरकार को, राजस्थान सरकार को पंचायती राज अधिनियम में इसमें संशोधन करना पड़ा है। अब पंचायती राज अधिनियम में नया कानून लाया गया है। अब यहाँ पर यह कर दिया गया है कि पंचायत के दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतिलिपि है, यानी पंचायत के जो दस्तावेज हैं उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि है, मोहर लगी हुई प्रतिलिपि है, उसको प्राप्त करने की अनुमति यहाँ पे मिल गई है। इसके तहत पंचायतों के लिए बजट, लेखा खर्च, इन सब के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ेगी, यानी इन मदों के बारे में उसे नोटिस बोर्ड पर या अखबारों में सूचना देनी होगी, कितना खर्च किया हमने, ठीक है, यानी फलाने साल में कितना खर्च किया। जैसे कि देखा होगा आज के टाइम में तो पूरा लिखा जाता है कि ये पूरा बोर्ड लगा होता है जगह जगह, कि बोर्ड पर लिखा होता है कि इतना ये रोड है, रोड के निर्माण में इतना खर्च हुआ है, ये है, ये इसके ठेकेदार हैं, पूरा लिखा जाता है। तो वही इसमें हुआ। तो ऐसे करके राजस्थान से ये आपका RTI वाला मैटर स्टार्ट हुआ है, जो सूचना का अधिकार स्टार्ट हुआ है। राजस्थान ने इस पर सबसे पहले अमल भी किया है। उसके बाद 1996 में MKSS ने दिल्ली में भी सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। तो ऐसे करके राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान का रूप मिल गया है इसे। अब तक केवल राज्य में चलने वाला ये केवल आंदोलन एक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। और पहले ये सबसे पहले से कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र का जो है कह सकते हैं समर्थन मिला है। उसके बाद प्रेस काउंसिल और शौरी समिति ने सूचना अधिकार का मसौदा तैयार किया है। देखिए, शौरी समिति का नाम अक्सर पूछा जाता है। शौरी समिति किसी से संबंधित है? ये RTI का मसौदा तैयार, ड्राफ्ट तैयार करने से संबंधित है। तो ऐसे करते करते सन 2002 में गवर्नमेंट ने पेश किया है विधेयक। उस समय इतनी स्थिति मजबूत नहीं थी तो पारित नहीं हो पाया। सन 2004 में फिर से विधेयक सदन में रखा गया, पारित हो गया है। सन 2005 में विधेयक पर राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं और ये कानून बन गया है, यानी सूचना का अधिकार फिर कानून के रूप में आपके सामने आ गया है। तो आपने देखा कि एक हर कहानी के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उन सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों से आप अवगत होते जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एक दो फैक्ट आ रहे हैं उन फैक्टों को लिख लीजिए और बाकी पूरी कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहानी इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि आपको इतिहास पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो घटित हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है या पहले जो हो चुका है, उसका क्या कोई लेना देना है, कोई कनेक्शन है। तो आप कनेक्शन तभी बता पाएंगे जब आपने इतिहास पढ़ा होगा। इसलिए आपको पढ़ना ये बहुत जरूरी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं विगत कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले जो वीडियो आपकी लगभग 700 से 800 लोग लगभग देख रहे थे पर डे, अब मैं ये देख रहा हूं लगभग वही 300 से 400 लोग देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप मतलब आपको UPSC क्लियर नहीं करना है या फिर आप एग्जाम की तैयारी के प्रति नीरस हैं? देखिए, मुझे मालूम है जो आपका नवंबर वाला महीना रहता है, यानी आपका अक्टूबर नवंबर का जो दिवाली वाला सीजन रहता है, दिवाली छठ वाला सीजन रहता है, तो उसमें आप जो लोग त्योहारों के सीजन में बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी ये त्योहारों का सीजन निकलने के बाद कम से कम अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लिए जॉब मैन है। आपको जॉब लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी हर होली दिवाली अच्छी खासी रहेगी, और आपके पास जॉब नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात आप समझ रहे होंगे होली दिवाली में उतनी रंगत नहीं आएगी। तो अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कोशिश ये कीजिए, अपना टारगेट रखिए कि मैं 2 या 3 साल में अपने आप को कहाँ देखना है। मेरा सबसे यही कहना है, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।